Okay, today we are starting with our next topic and it is enthalpy of reaction. तो different type की enthalpies है जिसमें first number पे सर आज आपको बता रहे हैं enthalpy of reaction. क्या मतलब हुआ पहले तो ये बताइए शाबाश। इसको रिप्रेजेंट करते हैं अपने डेल्टा आर एच, आर फॉर रिएक्शन. The total heat change during a particular equation is considered as एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन. मुझे पता है क्या समझाना है कि अलग अलग टाइप की एंथैल्पीज में किसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी या किसकी नेगेटिव होगी या किसकी, हाँ जी, दोनों हो सकती हैं वैल्यूज, क्योंकि दोनों भी हो सकती है ना. क्या ये मेरे बच्चों को याद है कल वाली बात कि अगर डेल्टा एच क्या है नेगेटिव तो वो रिएक्शन कैसी होगी एक्सोथर्मिक, और अगर डेल्टा एच क्या है तो रिएक्शन कैसी होगी, ये याद है. तो अगर मान लो रिएक्शन दोनों साइड जा सकती है तो वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होंगी. तो हीट ऑफ रिएक्शन पहले मीनिंग समझिए. एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का द टोटल हीट चेंज ड्यूरिंग द रिएक्शन इज कंसीडर्ड एज एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन. अब बताइए किसी रिएक्शन की एंथैल्पी कैसी होगी, पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होगी या दोनों हो सकती है? बताओ. दोनों हो सकती है. क्यों? क्योंकि जरूरी थोड़ा है कि रिएक्शन पॉजिटिव हो यानी कि एंडोथर्मिक, और जरूरी थोड़ा है कि रिएक्शन एक्सो हो. तो रिएक्शन तो पॉजिटिव भी होती हैं और नेगेटिव भी होती हैं, एक्सो भी होती हैं और एंडो भी होती है. ये मेरे पास पहला पॉइंट है. दिस इज द फर्स्ट पॉइंट. अब उन्होंने कैलकुलेट करने के लिए आपको इक्वेशन दे दी. हालांकि है तो बच्चों वाली बात कि किसी भी इक्वेशन को कैसे निकालते हो. m1a प्लस में m2b एंड गिव्स आउट n1c प्लस n2d. a और b क्या है? रिएक्टेंट. सी और डी क्या है? प्रोडक्ट. m1 m2 क्या है? नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ रिएक्टेंट. और n1 और n2 क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ. तो किसी ने मेरे से पूछा सर डेल्टा एच आर क्या होता है. मैं बताऊं, डेल्टा एच आर होता है एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स. तो क्या मैं इसको ऐसे खोल के लिख दूं यहाँ पे N1HC प्लस N2HD और माइनस में क्या हो जाएगा? बोली शाबाश, आइडिया लग गया होगा अब तक तो. हाँ जी बोलो. M1HA और प्लस में क्या हो जाएगा? M2HB. ओके, सही है बिल्कुल. यस और नो बोलो. यस सर. अब साफ दिख रहा है अगर प्रोडक्ट्स की रिएक्शन हानि ज्यादा है ना, हीट ज्यादा है ना, तो वो हीट डिमांड कर रहे हैं. किसी की वैल्यू ज्यादा है तो वो पैसे क्या करेगा? ज्यादा डिमांड करेगा और आपको पैसे देने पड़ेंगे. पैसों से बात जल्दी हो जाती है. और हीट देनी पड़ेगी तो रिएक्शन, हीट देनी पड़ेगी तो रिएक्शन, अगर हीट देनी पड़ेगी किसी रिएक्शन को तो वो कैसी होगी? अगर मुझे कोई रिएक्शन करवाने के लिए हीट देनी पड़ रही है, सिंपल सी बात है, चाय बनाने के लिए क्या एंडो के एक्सो? चाय बनानी है तो एंडो के एक्सो? एंडो. बस फिर तो अगर प्रोडक्ट्स की हीट ज्यादा है तो प्रोडक्ट्स डिमांड कर रहे हैं, हम तभी बनेंगे जब हीट दोगे. रिएक्शन डिमांड कर रही है और जब रिएक्शन डिमांड करेगी तो वैल्यू पॉजिटिव. और पर कल को अगर प्रोडक्ट्स की बहुत कम है और रिएक्टेंट्स की ज्यादा है तो हीट निकलेगी, लिबरेट करें. बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है ना. मेरे पास अगर हीट है तो मैं हीट क्यों मांगूंगा? गर्मी में क्या मांगूंगे? चाय के कोल्ड ड्रिंक. और सर्दी में क्या मांगूंगे? दैट्स ऑल, खत्म बात. तो ये मेरे पास है, ठीक है. अब यहाँ पर इन्होंने 3 केस बना रखे बच्चों वाले, मैं पढ़ा चुका हूँ. केस 1 बता रखा है, ये ग्रेटर है, ये स्मॉलर है, एंडोथर्मिक. ये स्मॉलर है, ये ग्रेटर है. हाँ जी, ये ग्रेटर है, ये स्मॉलर है तो एक्सोथर्मिक. दोनों इक्वल है तो पर जनरली ऐसी रिएक्शन ऑब्जर्व नहीं होती जो दोनों ही बराबर आज तक में देखी गई, ठीक है. सेकंड है मेरे पास में हीट और एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, वो मैं बता चुका हूँ. इसके एग्जांपल दे दिए, चलो बता देता हूँ. H2 गैस प्लस Cl2 गैस और गिव्स आउट 2HCl गैस. इसके लिए डेल्टा H लिखा हुआ है -184 किलो जूल पर मोल. इसी तरीके से एक रिएक्शन है C प्लस O2 और गिव्स आउट CO2. इसके लिए भी रिएक्शन की वैल्यू -393.5 किलो जूल और पर मोल. ठीक है जी, साफ देख रहे हैं आपको.
लेकिन अब आता है अगला टॉपिक, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। स्टैंडर्ड एंथैल्पी क्या मीनिंग होगा बताइए? ऐसी रिएक्शन जिसमें आप हीट चेंज स्टैंडर्ड कंडीशंस में कैलकुलेट कर रहे हैं। कौन सी कंडीशन में? तो उसे बोलते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। इसको दिखाने के लिए सिंपल हो जाएगा डेल्टा एच आर नोट और 298। याद आ गया ये नोट कल बताया था। अब लैब में जो काम करने जाता हूं तो क्या कंडीशन स्टैंडर्ड है वहां? टेम्परेचर फिक्स है वहां? ठंड में कम, गर्मियों में ज्यादा। तो ऐसी लैब हमारे पास तो नहीं है। अब एक बात बताओ, तुम जो ये प्रैक्टिकल यहाँ कर रहे हो और वो बच्चा वहां अमेरिका में कर रहा हो, सेम रिजल्ट आएंगे? क्यों नहीं आएंगे? इसलिए हम स्टैंडर्ड की बात करते हैं। तो स्टैंडर्ड जरूरी क्यों है? ताकि अगर मैं और आप अलग अलग प्रैक्टिकल कर रहे हैं, इवन इंडिया में ही कर रहे हैं, नीचे साउथ में तो गर्मी पड़ रही है, पता होगा घूमने जाते हैं लोग सर्दियों में, है ना, केरला में इस टाइम गर्मी होती है। तो अगर आप जो प्रैक्टिकल कर रहे हो और वो प्रैक्टिकल कर रहे हो, उनमें क्या होगा? टेम्परेचर का डिफरेंस, और टेम्परेचर का डिफरेंस होते ही आंसर का भी क्या आ जाएगा। इसलिए हम लोग स्टैंडर्ड लेके चलते हैं, बाकी कुछ भी नहीं है। इफ द अबव रिएक्शंस आर कैरिड आउट एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड स्टैंडर्ड प्रेशर, देन द हीट चेंज इज नोन एज स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। इतना सवाल है। अब अगली बातें आप बताओगे, वेरियस एंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस। अगला टॉपिक यहाँ से शुरू है। अब मैं अलग अलग टाइप की आपको एंथैल्पी बताता हूँ। वेरियस एंथैल्पीज ऑफ रिएक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल हीट ऑफ कंबशन। हीट ऑफ, मेरे मुंह से हीट निकलता है क्योंकि मैंने हीट ही पढ़ा हुआ है। अब आपके टाइम में क्या आने लग गया? एंथैल्पी। और इसका पूरा नाम क्या है? एंथैल्पी ऑफ कंबशन। एक मोल सब्सटेंस को कंबस्ट करने पर ऑक्सीजन की एक्सेस में जितना हीट चेंज होगा उसे बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ कंबशन। श्रेया दिमाग लगा के बताओ, एंथैल्पी ऑफ कंबशन कैसे होनी चाहिए? पॉजिटिव, नेगेटिव या दोनों? सोचो सोचो सोचो, सब अच्छे दिमाग लगाओ। कैसे होनी चाहिए एंथैल्पी ऑफ कंबशन? किसी चीज को जला रहे हैं, क्या होगा? हीट चाहिए, हीट निकलेगी, या मे भी दोनों हो सकती है। जल्दी बोलो, बाइक चलती रही, पता कैसे चलती है? जब पेट्रोल का कंबशन होता है। और कैसे चलती है बाइक? जब उसको एनर्जी मिलती है। तो किसी भी चीज के कंबशन से हमेशा हीट निकलेगी, दोनों नहीं होता। कंबशन इज ऑलवेज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। याद है कल बम कैलोरीमीटर पड़ा था? बम फोड़ा था, पानी का टेम्परेचर घट भी सकता था, सिर्फ बढ़ना था, क्योंकि जब बम फटेगा तो एनर्जी निकलेगी ही। तो सिर्फ इतना पढ़ाना है कि हीट ऑफ कंबशन कैसी होती है। तो जवाब क्या है? ऑलवेज नेगेटिव। क्या होती है हीट ऑफ कंबशन? द एनर्जी लिबरेटेड। आप सुनना सर की बात, द एनर्जी ड्यूरिंग द कंबशन ऑफ वन मोल सब्सटेंस इन द एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज हीट ऑफ कंबशन। खत्म। जो रट्टे मारते हो, आंखों के आगे पता लग रहा है हीट ऑफ कंबशन क्या है। दूसरा है हीट ऑफ या एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन क्या होगा जी बताइए शाबाश। क्या कर गया? एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन को लिखते हैं डेल्टा फ्यूजन एच। और फ्यूजन होता है किसी सॉलिड को लिक्विड में पिघलाना, यानी कि फ्यूज करना। अब बताइए कैसी रहेगी? सिर्फ ये बताओ, पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होगी या दोनों हो सकती है? पॉजिटिव होगी। इसको पिघलाना चाहता हूं, हीट देनी पड़ेगी। अपने आप पिघल जाएगा? बर्फ अपने आप पिघल जाएगी? नो सर, बाहर टेम्परेचर बाहर लाने की पिघलेगी, फ्रिज के अंदर तो नहीं पिघलेगी। बस दैट्स ऑल, खत्म बात। और बाहर का भी तो टेम्परेचर गर्म ही आता है। तो इसका मतलब ये हमेशा पॉजिटिव होगी। इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये बातें पढ़ाने के लिए पढ़ा रहा हूं, अब खुद बताते जाओगे, देखना जादू यही होता है सर का। एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन क्या मतलब हुआ जी वेपराइजेशन का? कौन बताएगा? हाँ, लिक्विड से किसी को गैस में बदलना, यानी कि डेल्टा वेपराइजेशन एच। अब बताइए ये कैसी होगी? हाँ, वेपर बनाने के लिए लिक्विड को गर्म करना पड़ेगा, और गर्म करने का मतलब एंडोथर्मिक। पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव एंड ऑलवेज नेगेटिव। अब उसके बाद में
फोर्थ नंबर पे है हीट ऑफ सब्लिमेशन। हीट ऑफ, ये क्या होता है? सॉलिड से गैस में। बिल्कुल, अगर किसी सॉलिड को आप बिना गैसियस स्टेट में आए, सॉरी लिक्विड स्टेट में आए, किसमें चेंज करते हैं? तो दिस प्रोसेस इज नोन एज सब्लिमेशन। कौन सा है सब्लिमेशन? देखा है कभी कोई एक सब्लिमेशन प्रोसेस देखा हो? कपूर देखे? कपूर, हाँ जी, कैम्फर। उसको अपने कमरे में अपने बेड के पास रख लेना, धीरे 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 वो गायब होना शुरू हो जाएगा। नैफ्थलीन बॉल्स, वेरी गुड। नैफ्थलीन बॉल और कपूर सीधा सॉलिड से किसमें चेंज हो जाते हैं? लिक्विड, बीच में आता ही नहीं, पता है। लेकिन अगर आपने चेंज करना है किसी सॉलिड को, तो उसमें जितनी, हाँ जी, क्या लगेगी या मिलेगी? लगेगी। तो SUB सब्लिमेशन H, इट इज आल्सो ऑलवेज, क्योंकि सॉलिड को अब तो किसमें बदलना है? गैस में बदलना है, वो भी बिना लिक्विड के। ऑब्वियस बात है, मुझे एनर्जी चाहिए। पांचवी होती है जी आपके पास में एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन और रिएक्शन एक ही तो बात है, लेकिन फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? बनाना, किसी चीज को बनाना, है ना, कोई प्रोडक्ट बनाना। तो रिएक्शन में भी तो प्रोडक्ट बनते हैं। ये देखो ये बना हुआ, ये देखो ये बना हुआ, ये प्रोडक्ट ही तो बने हुए। तो व्हाट इज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन? मैं बताऊं, किसी एक मोल सब्सटेंस को बनाने के लिए जितना हीट चेंज चाहिए उसे बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अब ये बताओ, पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होगी, या दोनों हो सकती है? ये दोनों हो सकती है, क्योंकि कंपाउंड कौन सा बना रहा हूं वो तो मैंने बताया नहीं, है ना। लेकिन क्या याद रखना है सर? सिर्फ एक मोल, इस बात को याद रखना है। पिछली रिएक्शन में मैंने अभी आपको HCl बना के दिखाया, ये देखा कितनी एनर्जी निकली। दोबारा लिख रहा हूं आपके लिए, H2 plus Cl2 gives out 2HCl। इसके लिए हीट ऑफ रिएक्शन लिखी हुई थी 184 किलो जूल और पर। तो अगर इसकी हीट ऑफ रिएक्शन 184 है, तो क्या हीट ऑफ फॉर्मेशन तुम बता सकते हो कि मैं बताऊं? दिमाग लगाना तो होता है। 92 माइनस 92। कैसे बताइए सर? वो 2 मोल्स के लिए डायरेक्टली वो बनेगी। देखो, बता देंगे नहीं, बता देंगे। मैं बोल रहा था कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का मतलब होता है किसी सब्सटेंस के एक मोल को फॉर्म करने के अंदर या बनाने के लिए जितना हीट चेंज हो। इस रिएक्शन में गलती से कितने मोल बन गए? पर मुझे तो 2 नहीं चाहिए थे। अगर 2 HCl लाने के लिए इतनी एनर्जी निकल रही है, तो एक के लिए कितनी निकलेगी? तो वेरी गुड, और इक्वेशन हो जाएगी हाफ H2 हाफ Cl2 बराबर। और अब रिएक्शन की वजह से क्या लिखेंगे? फॉर्मेशन, और ये हो जाएगी 92 किलो जूल पर मोल। पर एक बात पूछूं आपसे, क्या कभी हीट ऑफ रिएक्शन और हीट ऑफ फॉर्मेशन बराबर हो सकती है? या नहीं हो सकती? हो सकती है बराबर? रोबिन बताएगा कब हो सकती है बराबर। अगर हो सकती है तो कब? सोचो सोचो सोचो, सबके लिए ये क्वेश्चन। क्या हीट ऑफ रिएक्शन और हीट ऑफ फॉर्मेशन इक्वल होगी? अगर होगी तो किस कंडीशन में? जब किसी रिएक्शन में प्रोडक्ट 1 मोल ही बनता हो, ठीक है। अब मैंने एक रिएक्शन आपके सामने लिख भी रखी है, वो C+O2 और गिव्स आउट। इस रिएक्शन के लिए जो डेल्टा RH है वो ही डेल्टा फॉर्मेशन है। क्यों? वो तुम बता दो, शाबाश। क्यों है जी? क्योंकि यहाँ कितने मोल इस रिएक्शन में बनता ही 1 मोल है। तो कुछ रिएक्शनें हैं जिनमें 1 से ज्यादा बनता है, तो वहां अगर 3 बन रहे होते तो मैं क्या करता? 3 से डिवाइड कर देता। 4 बन रहे होते तो 5 बन रहे होते तो। और क्योंकि तेरी रिएक्शन में बन रहे हैं, तो यही तेरी हीट ऑफ रिएक्शन और यही तेरी, हाँ जी, क्या है? चलो, फिर है एंथैल्पी ऑफ कंपाउंड। एक ही बात है, एंथैल्पी ऑफ कंपाउंड का मतलब होता है किसी कंपाउंड की एलिमेंटल फॉर्म में जोड़ करके उसको एक मोल को बनाना। तो एंथैल्पी ऑफ कंपाउंड और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन सेम होती है। अब मुझे किसी ने कहा अमोनिया के 1 मोल बना के दिखाओ, क्या फॉर्मूला होता है अमोनिया का? NH3 होता है। तो N मुझे लाना है 1, H मुझे लाना है 3,
और फिर बनेगा NH3। पर N किस फॉर्म में मिला मुझे? हाँ, H इस अर्थ में इसमें देखते हो तो इसको 1 मोल बनाने के लिए मैंने आपको दिखा दिया कि हाफ N2 चाहिए, 3/2H2 चाहिए। प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है, पर क्या थ्योरेटिकली पॉसिबल है? Yes. तो ये बात आपको आनी चाहिए लिखनी। तो हीट ऑफ फॉर्मेशन और हीट ऑफ कंपाउंड में कोई फर्क नहीं है, इस बात को ध्यान रखना। नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नो जी, कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ N2O5। क्वेश्चन सुनिए क्या है। क्वेश्चन से पहले मैं बता चुका हूं कि एलिमेंटल फॉर्म के अंदर जो एंथैल्पी चेंज होता है वो कितना होता है? 0 होता है। ये आपके लिए इंफॉर्मेशन है। अब क्वेश्चन यहां लिख रहा हूं, थोड़ा सा मेरे पास नीचे स्पेस ज्यादा बच जाए उसके लिए। क्वेश्चन ये है, कैलकुलेट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ N2O5। आपको N2O5 की एंथैल्पी चेंज फाइंड आउट करनी है विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग डाटा। अब आपको डाटा दे दिया, चलिए जी डाटा चेक करते हैं। क्या मेरे पास N2 प्लस में O2 और गिव्स आउट 2NO। ये फर्स्ट इक्वेशन दी हुई है मेरे पास, और इसके लिए मुझे डेल्टा H नोट यानी कि स्टैंडर्ड कंडीशन में एनर्जी देती है 180 किलो जूल पर मोल। दूसरी इक्वेशन में है 2NO प्लस O2 और गिव्स आउट 2NO। ये क्वेश्चन ही चल रहा है अभी, और इसके लिए भी मुझे डेल्टा H दे रखा है, और वो दे रखा है -114 किलो जूल पर मोल। और लास्ट 4NO2 प्लस O2 और गिव्स आउट, हाँ जी क्या, 2N2O5, और इसके लिए भी मुझे डेल्टा H दे रखा है, हाँ जी क्या, और वो दे रखा है -102.6। अब इस इक्वेशन को अगर आप लोग देखते हैं ना, ध्यान से देखो सारे बच्चे, तो ये 3 इक्वेशन की हेल्प से सर को फाइंड आउट करनी है इनकी एनर्जी। अब सोच के देखो जी, आपके पास इक्वेशन नंबर, हाँ जी 1 2 3, 4 नंबर को इन्होंने अलग से लिख दिया। 1 मिनट होल्ड करो इसको। मैं इस क्वेश्चन में आप लोगों को N2O5 के एंथैल्पी तक जाना है। अब N2O5 की एंथैल्पी यहां से पता लग जाएगी, लेकिन उसके लिए आपको इसकी एंथैल्पी चाहिए प्लस इसकी चाहिए। इसकी तो पता होगी, हाँ 0 हो गई, बात खत्म। अब सर को इक्वेशन नंबर इसको दे दिया 1, इक्वेशन नंबर इसको दे दिया 2 और इक्वेशन नंबर 3 दे दिया। तरीका बता रहा हूं, तो थोड़ा सा ठीक कर लेना। डेल्टा H, उसके बाद 298, और उसके बाद आप यहां लिख दो N2O5। यहां ये लिखना था मैंने एक्स्ट्रा, उससे क्या हो जाएगा मुझे पता लग जाएगा। अगर मुझे N2O5 की एंथैल्पी चेंज चाहिए तो ये साफ दिख रहा है। थर्ड इक्वेशन की एंथैल्पी के लिए अभी मैंने बताया था आप लोगों को, प्रोडक्ट की एंथैल्पी माइनस क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट की एंथैल्पी। क्या है ये प्रोडक्ट की एंथैल्पी, जल्दी बोलिए शाबाश। तो आपने बोल दिया 2, और उसके बाद में क्या हो जाएगा, इनटू एंथैल्पी ऑफ, जैसे इन्होंने लिखा हुआ है 2 इनटू एंथैल्पी ऑफ N2O5। 0 किसको बताना है, स्टैंडर्ड कंडीशन को। माइनस में क्या हो जाएगा आपके पास में 4 है ना, 4 कहां पे लिखा हुआ है, वो देखो वो लिखा हुआ है 4 इनटू एंथैल्पी ऑफ NO2, और प्लस आपके पास हो जाएगा एंथैल्पी ऑफ O2। सही है बिल्कुल, ये सब बोलो। अब इस इक्वेशन में मेरे को NO2 की एनर्जी चाहिए, O2 की तो मुझे पता है, तभी तो मैं इसको फाइंड आउट करके पाऊंगा, तो अदरवाइज मेरे से फाइंड आउट ही नहीं होगी। तो अब चलते हैं अपने NO2 के लिए। कोई NO2 के लिए डाटा गिवन है? सेम टू सेम इसको उतार लो। क्या लिखे जल्दी बोलिए शाबाश। डेल्टा H 298 इज इक्वल टू, यहां से शुरू हो जाऊं, 2 इनटू H ऑफ NO2 माइनस उधर क्या लिखा हुआ है 2 इनटू H ऑफ NO, और प्लस 2 इनटू H ऑफ O2। थोड़ा सा बस पजल करने वाला है, बाकी इसमें कुछ नहीं है। अब इस इक्वेशन में भी मैं फंस गया, क्योंकि मुझे N2O5 की टोटल तो पता है, लेकिन अलग अलग नहीं पता। अब यहां पे क्या फंस गया, NO के लिए फंस गया। तो अब किसके लिए जाऊंगा जी, NO को ढूंढने के लिए। क्या NO के लिए मुझे लिखा हुआ है? अगर शॉर्टकट करना होता तो मेरे पास इजी था, पर एक्सप्लेन करके करना है तो पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अब NO के लिए जा रहा हूं, तो फिर मुझे किस इक्वेशन के बाद आगे बढ़ने पड़ेगा। तो डेल्टा H एट 298 इज इक्वल टू, हो जाओ जी शुरू, क्या 2 इनटू H ऑफ NO, और माइनस उसके बाद क्या हो जाएगा H ऑफ N2 प्लस H ऑफ O2। अब ये दोनों बताइए, ये कितनी है 0, ये भी कितनी है 0। तो क्या यहाँ पे डेल्टा H NO आ जाएगी अब आपके पास, आराम से आ जाएगी। ये भी 0 है, ये भी 0 है,
तो ये जो 180 है वो सिर्फ किसकी वजह से है? NO के 2 मोल्स की वजह से। तो 1 मोल के लिए कितनी हो जाएगी? तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा 2HNO इज इक्वल टू 90 या HNO इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? सॉरी 180 और HNO इज इक्वल टू, क्या मेरे पास फर्स्ट कंडीशन आ गई ये वाली? यहाँ पे उठा लो इसको। अब सर को इक्वेशन नंबर इसको 4 ने के बाद 5, इसको 4 दे दो, इसको 5 दे दो और इसको 6 दे दो। अब ये वैल्यू ऊपर रख दो, बोलो जी डेल्टा H298 इज इक्वल टू, सर को चाहिए HNO2। HNO2 मैं फाइंड आउट करने जा रहा हूं, माइनस, बोलो शाबाश, ये पता लग गया 2 into 90 और प्लस में क्या हो जाएगा 0, और इसकी वैल्यू मुझे गिवन है, कितनी है जी जल्दी बोलिए? हाँ जी 114। तो यहाँ पे क्या लिख देता हूं 114, क्योंकि इसकी वैल्यू ये गिवन है मेरे पास सेकंड इक्वेशन की, माइनस की, और यहाँ क्या हो गया 80। करो जी कितना आंसर आ जाएगा आपके पास में? यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास में डेल्टा H इज इक्वल टू 2HNO2, उधर जाके ये प्लस हो जाएगी, 180 प्लस का माइनस का 114, कितना आंसर आएगा माइनस करने के बाद? 66। और 66 अगर 2 का है तो 1 के लिए कितना आ जाएगा? दैट्स ऑल, खत्म हो गया। तो लास्ट इक्वेशन तक पहुंच गया, देखो मैं अब यहाँ तक, ये थोड़ा सा बस लिखने के बेस में थोड़ा मुश्किल है, अदरवाइज इक्वेशन कुछ भी नहीं है, मैं तो प्लस माइनस करके दिखा रहा हूँ। अब ये हो जाएगा माइनस का 102.6 इज इक्वल टू, कितना लिखा था मैंने? 2 into H0 of N2O5, जो कि सर को चाहिए, यही तो चाहिए, इसी के लिए तो जद्दोजहद कर रहे हैं। फिर माइनस बताइए शाबाश 4 into HNO2, कितना है 33, तो 4 into 33 और प्लस में 0, क्योंकि ये तो O2 है, O2 का भी टाइम 0 होता है। 30 into 4 120, 3 into 4 12, 120 and 12 is equal to 132। 132 माइनस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा? प्लस का। तो इसका मतलब 2H0 N2O5 is equal to, बोलिए शाबाश, 132 minus 102.6 और माइनस करने के बाद 29.4, और 29.4 2 के लिए है, तो एक H के लिए कितना हो जाएगा? तो H of N2O5 29.4 अपॉन 2 इज इक्वल टू 14.7। अब बताइए मुश्किल था कुछ? सिर्फ क्या चाहिए था? इसको इतना ज्यादा मुश्किल सिर्फ इसकी कैलकुलेशन में देते हैं। अब दोबारा से इस क्वेश्चन को पकड़ आएगी इस क्वेश्चन में आपकी, कि मैंने आपको कह दिया कि मेरे को एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन चाहिए N2O5 की, और मैंने कितना डाटा गिवन कर दिया? 3। फर्स्ट डाटा में N2O2 और NO था, मेरे काम का कोई नहीं है। सेकंड में NO2 NO2 था, मेरे काम का कोई नहीं है। थर्ड में NO2O2 और क्या था? N2, मेरे काम का बंदा था, तो मैंने थर्ड को ही पहले लिखा। थर्ड इक्वेशन के लिए मैंने लिख दिया डेल्टा H 102, यहाँ 102 भी लिख सकता था, इज इक्वल टू HN2O5 और साथ में दिस एंड दिस। इसकी तो मुझे पता था 0 है, तो मुझे किसको ढूंढने जाना था? NO2 को ढूंढने के लिए इन्होंने मुझे सेकंड इक्वेशन दे दी, लेकिन फिर मेरे को किसको ढूंढने जाना पड़ा? NO को ढूंढने के लिए मुझे फर्स्ट इक्वेशन दी। फर्स्ट इक्वेशन में मुझे पता लगा कि जो इक्वल टू है वो तो है 180, कितना है वो? 180, दिख रहा है आपको? ये टोटल 180 था, और जो O2 और N2 है वो कितने हैं? 0 0, तो वो 0 0 हो गए। तो इसका मतलब 2H0 ये 0 हो गया, तो मेरे पास क्या 2H0 इज इक्वल टू, आ गया समझ गया यहाँ पे 2H0 इज इक्वल टू 180, तो HNO इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वो भी वाला 90। तो फर्स्ट इक्वेशन से मुझे HNO मिल गया। HNO को लाकर मैंने दूसरी इक्वेशन लिख दिया, मैं NO को ढूंढने नहीं गया था, NO की जरूरत थी। NO की वैल्यू 2 into 90 रहती है, यानी कि 180। 180 में से 114 को क्या कर दिया? माइनस, कितना आ गया? 66। अब 66 2HNO की वैल्यू है, लेकिन मुझे कितने की चाहिए? तो मैंने इसको हाँ जी 2 से डिवाइड कर दिया 33। और लास्ट इक्वेशन में तो सर को क्या चाहिए था? NO2 की वैल्यू। NO2 की वैल्यू 33 है, ये क्वेश्चन है कोई डाउट इसके अंदर? जल्दी बोलिए। नेक्स्ट इज एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, यही है ना? बताते जाना, टॉपिक बताते जाना। एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन, पहले नंबर पे ट्रांजिशन पता होना चाहिए। तो एक एलोट्रोप को दूसरे एलोट्रोप में कन्वर्ट करने पर जितना हीट चेंज होता है उसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन। द एनर्जी चेंज फॉर द transmission of one allotropic form into another at its transition point or transition temperature is known as
ट्रांजिशन, एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन। किसी एक मोल एलोट्रोपिक फॉर्म को दूसरे एलोट्रोपिक फॉर्म में उसके ट्रांजिशन टेम्परेचर पे बदलने के लिए कितना हीट चेंज होगा, ये तुम बताओगे। पॉजिटिव, नेगेटिव या दोनों? मैं नहीं बताऊंगा, जल्दी 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 जल्दी। पॉजिटिव, नेगेटिव या दोनों? दोनों। क्यों? क्योंकि अगर मैं इस रिएक्शन के लिए वैल्यू लिख रहा हूं प्लस 1.89, तो इसको उल्टा कर दो, जल्दी बोलिए। तो अब ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? माइनस। वेरी गुड। और यही मैंने शायद दी हुई है उसके अंदर ना, माइनस 1.89। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, ये प्लस भी होती है और माइनस भी होती है और दोनों होती है। लास्ट आता है जी आपका हैश लो, बड़ा आसान सा तरीका है। हैश लो कहता है द टोटल हीट चेंज इन ए पर्टिकुलर रिएक्शन will always remain same whether the reaction is carried out by different path। किसी भी रिएक्शन को करवाने में टोटल हीट चेंज क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। आज दिल्ली जाना है मुझे, देखा होगा अलग अलग क्या है, बसेज है, चंद्रा ट्रेवल्स का ना, और पता नहीं कौन कौन सी ट्रेवल्स। हाँ जी, दिल्ली तक के रेट सेम है क्या अलग अलग? सेम है, बिल्कुल। बसेज में थोड़ा डिफरेंस नहीं है तो सेम है, और है भी तो कोई 50 रुपए का फर्क होगा मैक्स, है ना, और अदरवाइज तो क्या है? सेम है। चाहे वो वाया अबोर ले जाए और चाहे वो वाया हाँ जी हनुमानगढ़ ले जाए, समझ आ गई? चेंज सेम क्यों है? क्योंकि केमिस्ट्री क्या कहती है, आप रिएक्शन को किसी भी पाथ से करवाओगे टोटल हीट चेंज हमेशा फिक्स रहेगा। मान लेते हैं ए से बी में बदलने के लिए एनर्जी लग रही थी डेल्टा एच, लेकिन अब मैंने कहा ना मैं ऐसे नहीं बदलता, मैं ए से पहले कहां जाऊंगा? फिर लेकिन बना तो अल्टीमेटली ए से बी। अब अगर यहाँ रिएक्शन H1 है, यहाँ H2 है, यहाँ H3 है और यहाँ, तो क्या फिर ये लिख सकता हूँ H1 प्लस में H2 प्लस में H3 और प्लस में। अब ये अगर टोटल वैल्यू प्लस 200 है, कितनी है? मान लेते हैं कि ये जो टोटल ए से बी में ट्रांसमिशन हुआ था ये एंडोथर्मिक था और मुझे 200 किलो जूल एनर्जी चाहिए थी। अब मैं कह दूं फर्स्ट प्रोसेस में ए से सी में गया तो एनर्जी लगी 342, दूसरे प्रोसेस में गया तो एनर्जी लगी प्लस 181, तीसरे में माइनस 314। तो क्या 4 वाली निकाल लोगे? जल्दी बोलो। अगर ये पता है इन तीनों को जोड़ के क्या निकाल लोगे? तो इसका मतलब ये हैश लो है। और देखना चाहते हो हैश लो को? बड़े आराम से एग्जांपल समझ आएगा। हैश लो कहता है कि चाहे आपने रिएक्शन किसी भी पाथ से करवाई है ना, द टोटल हीट चेंज ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। इसके लिए मैं आपको एक बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल बताता हूं जो मुझे याद है, फिर उसके बाद अगर मुश्किल वाला करना चाहोगे तो करवा देंगे। H2O सॉलिड से मैंने बदला H2O लिक्विड और मुझे एनर्जी लगी 6 किलो जूल। कितनी लगी? 6। फिर मैंने H2O लिक्विड और उसके बाद में मैंने क्या किया? H2O बोलो वेपर यानी कि गैस, मेरी एनर्जी लगी प्लस 44, क्योंकि पता होगा मेल्ट करने पे भी एनर्जी चाहिए और उसके बाद में उड़ाने के लिए, वेपराइज करने के लिए भी एनर्जी चाहिए, तो दोनों एक्सोथर्मिक हैं। अब थर्ड प्रोसेस मैं करवा रहा हूं, आंसर तुम बताओगे। अब थर्ड प्रोसेस है H2O सॉलिड इनटू H2O गैस। अब बताइए जी, और ये आपको पता भी होगा, इसको बोलते हैं सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं? तो फर्स्ट प्रोसेस में मैंने सॉलिड को लिक्विड में बदला, सेकंड में लिक्विड को गैस में बदला। अब मैं क्या कह रहा हूं? डायरेक्ट सॉलिड को आंसर बता देगा, बड़े आराम से बता देगा, है ना? क्या आंसर है? 50। क्यों? क्योंकि साफ दिख रहा है कि ये प्रोसेस 2 स्टेप में कर रहा है जबकि ये सीधा एक स्टेप में, और ये होगी 50 किलो जूल। तो इसको आपने बोला था फ्यूजन, इसको आपने क्या बोला था? वेपराइजेशन। तो क्या सर ये लिख सकते हैं कि किसी भी लिक्विड के लिए या सब्सटेंस के लिए, नो लिक्विड के लिए, सब्सटेंस के लिए, द हीट ऑफ सब्लिमेशन इज ऑलवेज इक्वल टू हीट ऑफ फ्यूजन प्लस हीट ऑफ, बोलिए वेपराइजेशन। ये बात सही है कि गलत है? जल्दी बोलिए। तो इस तरीके से आप लोगों को ये वाला मेथड करना चाहिए बजाय इस बड़े वाले के, क्योंकि अब अपने पास थोड़ा सा टाइम कम है, इसलिए मैं छोड़ देता हूँ और सिर्फ एक न्यूमेरिकल रह गया, छोटा सा करा दूं। ठीक है जी, वो हैश लो पर ही डिपेंड है, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आप लोगों को
मेथडोलॉजी चाहिए। दो न्यूमेरिकल दिए, एक मैं करवा रहा हूं, एक घर के लिए। आ जाओ जी, क्या न्यूमेरिकल है? न्यूमेरिकल है मेरे पास हीट ऑफ कंबशन ऑफ बेंजीन, यानी कि एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ बेंजीन। ये मेरे बच्चों को दी हुई है और ये दी हुई है 3267। मैंने यहां नोट्स में माइनस लगा रखा है, लेकिन आपकी बुक ने नहीं लगा रखा। और एक अभी 2 मिनट पहले पढ़ा के आया था, कंबशन कैसी होती है हमेशा एक्सोथर्मिक। तो कल को अगर मैं ना भी लगाता हूं तो ऑटोमेटिक बात है, यहां क्या लगा होगा? माइनस लगा होगा। अब क्वेश्चन सुनते जाना। वो क्वेश्चन कह रहा है कि बेंजीन की 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे 298 केल्विन पे हीट ऑफ कंबशन या एंथैल्पी ऑफ कंबशन 3267 है। अब वो क्या कहता है, अगर हीट ऑफ फॉर्मेशन यानी कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन किसके लिए? CO2 के लिए और H2O के लिए कितनी इतनी है 393.5 और 2, हाँ जी कितनी लिखी हुई है 285.9। अब सुनते जाओ 285.9। तो बताइए व्हाट विल बी द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन। बेंजीन की हीट ऑफ फॉर्मेशन बतानी है। क्वेश्चन समझ आया मेरे बच्चों को? तो बेंजीन की अगर मुझे हीट ऑफ फॉर्मेशन बतानी है तो पहले तो याद करके बताओ डेफिनेशन क्या थी हीट ऑफ फॉर्मेशन की। अभी बढ़ा के रहा हूं, हीट ऑफ फॉर्मेशन और हीट ऑफ रिएक्शन में इतना सा डिफरेंस पढ़ाया था। किसी कंपाउंड के 1 मोल को बनाने के लिए जितना हीट चेंज होता है उसे क्या बोलते हैं? हीट ऑफ फॉर्मेशन। मुझे बेंजीन के कितने मोल बनाने हैं? क्या रिएक्शन होगी? सिर्फ उस रिएक्शन के बारे में बात करता हूं, मुझे तो और कुछ भी नहीं चाहिए। जल्दी से क्या होगी? नकल क्यों मारते हो? बेंजीन का फॉर्मूला नहीं आता? ये लो मैं भी छोड़ देता हूं, C6। हाँ तो सुनो ध्यान से। सर सबसे पहले लिख रहे हैं जो इक्वेशन चाहिए, डिजायर्ड 6 कार्बन 3 हाइड्रोजन गिव्स आउट C6H6 और मुझे इसका डेल्टा H फॉर्मेशन चाहिए। ये इक्वेशन मुझे चाहिए। ये 4 नंबर पे बनाता हूं जल्दी, पर तुम्हारे लिए पहले बना दी। तो फर्स्ट रिएक्शन कौन सी होगी? जो लिखी हुई है कंबशन की। बेंजीन के 1 मोल का कंबशन कराना है, तो 1 मोल का कंबशन कराने के लिए मुझे चाहिए O2 और बनेगा क्या? CO2 और इधर क्या होगा? H2O और इधर डेल्टा H सर ने पहले बता दी 32। इसको इक्वेशन नंबर 1 दूंगा। सुनना सभी बात। कितने कार्बन है? 6। इधर भी कितने हाइड्रोजन है? इधर 6। ऑक्सीजन हो गए 12 और 3 15। तो सर क्या करेंगे? 15/2। क्या 15/2 होते हैं? नो सर। सर 7.5 कहां से ले आए? चलो ये 7.5 कहां से ले आए? 7 तो पता ही है ना, लेकिन क्या ये थ्योरेटिकली लिख सकता हूं? लिख ही रखा है। पहली इक्वेशन कंबशन। दूसरी CO2 के फॉर्मेशन की। किसकी? CO2 के। तो मैं बताता हूं C + O2 बराबर किसको जोड़ आया? तो कोई जोड़ नहीं आया। कितनी है? 393.5। तीसरी वाटर के फॉर्मेशन की। क्या फॉर्मूला होगा वाटर का? H2 + हाफ O2 और बराबर। तो ये हाफ का कंसेप्ट इसलिए चल रहा है क्योंकि मुझे कितने मोल सब्सटेंस बनाना है, इसीलिए हाफ का कंसेप्ट चल रहा है। ये आ गया -285.9। इसको इक्वेशन नंबर दे दो 2, इसको दे दो 3 और इसको दे दो 4। ये पहला काम था। 1 2 3 और 4। मैं हर बार बंदा बदल दूंगा। बेंजीन की जगह क्या लगा दूंगा? एथेनॉल, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, एथीन, इथाइन, कुछ भी। अब आपको करना है जी क्वेश्चन शुरू, यहां से शुरू होगा। ये 3 इक्वेशन लिखने के बाद स्टार्ट होगा। कितने कार्बन है तेरे पास सेकंड इक्वेशन में? और तेरे को यहां कितने हैं? 6। पहली इक्वेशन को 6 सॉरी दूसरी इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर दे। 2 को 6 से। हाइड्रोजन यहां कितने हैं? ऊपर कितने हैं? 6। क्या करूं? 3 से। तो इक्वेशन नंबर 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो और फिर उन्हें जोड़ दो। समझ आ गया? कर फिर जल्दी से। 6 क्या हो जाएंगे? C। बोलते जाओ, तुम्हारी बारी है। प्लस 6 और 2 बराबर क्या हो जाएंगे? और ये जो वैल्यू है 393, इसको मल्टीप्लाई किससे कर दिया जाएगा? 6 से। और मल्टीप्लाई के बाद आंसर मेरे पास आया है, हाँ जी कितना आंसर है? 2357।
2361, तो माइनस का 2361, कोई मुश्किल नहीं आई। इसको इक्वेशन देना चाहो तो दे देना बाद में, अभी नहीं। हाँ जी, अब इधर क्या किया मैंने, 3h2 हाफ हाफ हाफ, हाफ इंटू 3 1.5, और 1.5 को क्या लिखते हैं, और गिव्स आउट 3h2, और 285.9 को भी मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस का 857.7, और आपने कहा था इन दोनों को जोड़ देना। जोड़ते वक्त क्या होगा, लेफ्ट वाली लेफ्ट में, राइट वाली राइट। यहाँ पे ध्यान रखते, 6 कार्बन 3 हाइड्रोजन, 6 and 1.5 7.5, और 7.5 आने भी चाहिए थे, क्योंकि मैं जिसको बढ़ाने वाला हूं उसमें O2 नहीं है। अभी तो उड़ाऊंगा ना, तेरे पास भी 7.5, मेरे पास भी। ये लो जी, यहां तक समझ आ गया। और उसके बाद यहाँ क्या रह गया, 6 CO2 और 3। अब ये भी माइनस की वैल्यू, ये भी माइनस की, जोड़ने के बाद माइनस माइनस ओवरऑल माइनस, पता है, -2 एंड -3 इज इक्वल टू -5। ये तो नहीं कहता था इसको 3 रुपए देने हैं, इसको भी 3 रुपए देने हैं, मेरे कैंसिल हो गए भाई, थोड़े भी बहुत दोनों मिल गए। क्यों ऐसा तो नहीं होता कि कल को तेरे को भी 300 देने हैं, इसको भी 300 देने हैं, अब ये कैंसिल हो गया, आपस में सट लेना है ना। -300 बराबर -600। अब इनको माइनस में जोड़ दे, और मेरा आंसर कितना आएगा बेटे, मेरा आंसर आएगा 3 4, कोई बात नहीं, ये इसमें तो वैल्यू जोड़नी है, 3 4 18 है ना, पॉइंट। यहां तक समझ आ गया। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 5। अब आपको क्या करना है, पहले कंपेयर करना है 4 का और 1 का। 4 का और क्या कंपेयर करना है, सुनो, कि जो तेरा प्रोडक्ट है डिजायर्ड इक्वेशन में, वो 1 के अंदर प्रोडक्ट है कि रिएक्टेंट है, सिर्फ ये करना है। तू तो इस इक्वेशन के पीछे भाग रही है कि सर मुझे ना बेंजीन का फॉर्मेशन चाहिए, उसके लिए तू इक्वेशन को देखेगी तो बेंजीन क्या है, प्रोडक्ट है कि रिएक्टेंट है। और 1 नंबर इक्वेशन में क्या है, अगर 1 नंबर में प्रोडक्ट ही होता ये तो तू सीधे का सीधा लिख देती 1 को। लेकिन अब क्या उल्टी साइड है, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 and 4 एंड देन रिवर्सिंग इक्वेशन नंबर 1। क्यों कर रहा हूं इक्वेशन नंबर 1 को रिवर्स, पता है, आइडिया लग गया होगा, सर मुझे बेंजीन का प्रोडक्ट बनाना है। क्या बनाना है, बेंजीन का, जबकि वहां तो बेंजीन क्या है, कैसे बनाओ प्रोडक्ट, रिवर्स कर दो, करो रिवर्स, बोलो 6 CO2 प्लस 3H2O गिव्स आउट, बोलो C6H6 प्लस में 15/2 O2। अब बताओ डेल्टा H की वैल्यू क्या हो जाएगी, इधर कितनी है, -3267, उल्टने के बाद क्या हो जाएगी, बस इतना से तो बात है, +3217, ठीक है 6 हाँ जो भी है 3267। अब लास्ट एंड फाइनल रह गया, इसको इक्वेशन नंबर बना लो पलटने के बाद 6। अब 5 और 6 की बारी आ गई लास्ट, या तो मैं करूंगा इक्वेशन 5 + 6 और करूंगा 5 - 6, पर कब क्या करूंगा ये पता करना है। अगर तेरे प्रोडक्ट या सिमिलर कंपोनेंट दोनों सेम साइड है, सेम साइड है, 6 CO2 3H2 3, सिमिलर कंपोनेंट अगर सेम साइड है तो माइनस, अदरवाइज प्लस। तो मैं क्या करने वाला हूं, इक्वेशन 5 को 6 के साथ प्लस करने वाला। और याद कीजिए ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में क्या करवाया था, हाफ इलेक्ट्रॉन मेथड में, जब आपके दोनों कंपोनेंट सेम साइड में थे तो वो प्लस करने पे कट जाते थे ना, अलग अलग साइड पे थे। तो अब इक्वेशन लिख दूं, 6C आगे 5वीं इक्वेशन ये ली, प्लस 3H2 प्लस 15/2 और गिव्स आउट 6 CO2 प्लस 3H2 और डेल्टा H कितनी है, -3418 पॉइंट। और अब इसको उतार लो 6 नंबर को, 6 CO2 3H2O C6H6 प्लस 15/2 O2 और डेल्टा H कितना है, जल्दी बोलिए, 3267। और अब मैं इसको जोड़ देता हूं, राइट वाली चीज से लेफ्ट वाली, लेफ्ट वाली से राइट वाली, कैंसिल हो जाएगी, क्या बचा रह गया, 6। हाँ जी बोलो बोलो, गिव्स आउट। क्या मुझे यही क्वेश्चन चाहिए थी डिजायर्ड,
देखो चेक करके 1 के साथ है। और अब डेल्टा एच फॉर्मेशन मेरे पास आ गया। मेरे पास 3267 रुपीस थे, मैं वापस कितने कराया? 3418 कराया। अब बताइए जी, माइनस कर दोगे? प्लस की वैल्यू बढ़ी कि माइनस की वैल्यू बढ़ी? तो आंसर किस में आ जाएगा? माइनस में आ जाएगा। और आपका आंसर कितना आएगा? मेरे से कुछ गलती हुई है शायद। यस सर, इस 148 ये 3218 है, पीछे चेक करना, ये 32 इनका एडिशन 3218 है, ये गलती है, इसमें नोट्स में भी गलती है। 3218 है तो ये आएगा प्लस 48.7, ठीक है, या 3 जो भी है, ये याद से कर लेना। इन दोनों का एडिशन देखो 23 और 800 का कभी भी 34 3218 है, तो 3218 में से माइनस करोगे 3267 को आंसर आएगा। तो दिस इज ऑल फ्रॉम टुडेज क्लास।